ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर योजनाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ प्लान पार्ट नंबर 2 हम आते हैं। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्ट्रेटजी, जिसको हम मोर्चाबंदी, व्यू रचना या कार्यनीति कहते हैं। मोर्चाबंदी क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके बारे में एक दो लाइन में मीनिंग में समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो मोर्चाबंदी का मतलब ये होता है, ये शब्द मोर्चाबंदी जो है वो आर्मी से लिया गया, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि हमने किसी शत्रु सेना से युद्ध करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनकी सेना के पास क्या हथियार हैं, या उनके पास कितने सैनिक हैं, या युद्ध करने का वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं। पहले हम उनका तरीका देख ले हैं और उसके बाद में हमने अपना तरीका बनाना है, उनके तरीके को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे कि उनकी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाए, वो हार जाएं और हम जीत जाएं। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है उसे ही जब व्यापार में लागू किया जाता है उसे ही स्ट्रेटजी या मोर्चाबंदी कहा जाता है। तो मीनिंग देखते हैं हम इसका। प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर, प्रतियोगी मतलब कंपटीशन में और जो कंपनियां हमारे साथ हैं उनकी चाल मतलब उनकी क्या प्लानिंग है, वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं बिक्री को बढ़ाने का, उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी कुछ हमारे पास है उसका हम बेस्ट यूज़ करें। ये शब्द जो है सैन्य संगठन मतलब आर्मी के संगठन से लिया गया। दो प्रकार की हमारी मोर्चाबंदी हो सकती है, एक बाहरी मोर्चाबंदी जिसको हम एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी बोलते हैं, दूसरी आंतरिक मोर्चाबंदी जिसको इंटरनल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। बाहरी मोर्चाबंदी एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जहाँ पर हम अपनी योजना बना रहे हैं परंतु प्रतियोगियों की योजना को ध्यान में रखकर, कॉम्पिटिटर्स की प्लानिंग को ध्यान में रखकर उनकी योजना को देखकर हम अपनी प्लान बनाते हैं। आंतरिक मोर्चाबंदी इंटरनल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है किसी परिवर्तन से संस्था में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, कोई हमने चेंज किया और उसके कारण हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम अगर उत्पन्न हो गई है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एग्जांपल के लिए कंप्यूटर अगर हमारी कंपनी ने लगा लिया, ऑटोमेटिक मशीनें हमारी कंपनी में लगाई गई, उससे कुछ कर्मचारियों को संस्था से निकालना पड़ा, कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा क्योंकि कंप्यूटर या ऑटोमेटिक मशीनें, पहले जो कर्मचारी 10 कर्मचारी काम करते थे अब वो ऑटोमेटिक मशीन एक ही जो है वो 10 आदमियों का काम कर लेगी। इसका मतलब 9 आदमियों को संस्था से निकालना पड़ेगा, और जब कुछ कर्मचारियों को हम संस्था से निकालते हैं तो कर्मचारी इससे नाराज़ होते हैं। अब इस मोर्चाबंदी के द्वारा हम देखेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। जब मोर्चाबंदी हेतु प्रतियोगी की योजना को ध्यान या उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोर्चाबंदी की विशेषताओं पर। उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। हमारी कंपनी के जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, वो मोर्चाबंदी बनाते हैं। सेकंड है लोचशील प्रकृति इसकी होती है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है, मतलब जब भी आवश्यकता पड़े, यदि परिस्थिति बदल जाती है तो हमारे को इसमें चेंज भी करना पड़े, इसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना होती है, लोचशीलता का गुण इसमें होता है। थर्ड पॉइंट है विशेष परिस्थिति में आवश्यक, नीडेड इन द स्पेसिफिक या स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल जो सामान्य काम होता है उसमें मोर्चाबंदी हम नहीं करते, परंतु विशेष कोई समस्या जब उत्पन्न होती है उस समस्या के हल के लिए ही इसे बनाया जाता है। चौथा पॉइंट है संसाधनों के उचित प्रयोग पर जोर, स्ट्रेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी साधन हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हैं, कच्चा माल है, वर्कर है, मशीनें हैं, पैसा है इत्यादि, उसका हम पूरा पूरा सही इस्तेमाल करें, कहीं भी उसकी वेस्टेज ना हो, इस बात पर बल दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है उचित ढंग से लागू करना जरूरी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी। केवल मात्र यदि बहुत अच्छे तरीके से हम योजना बना लेते हैं उससे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि योजना जो बनाई जाए उसे सही प्रकार से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। अगला है यह एक व्यापक नीति योजना होती है, इट्स एन ब्रॉड प्लान पॉलिसी। ये एक व्यापक मतलब बहुत बड़ी योजना होती है। व्याख्यात्मक नीति होती है, व्याख्यात्मक मीन्स इसमें बहुत डिटेल में बताया जाता है। प्रत्येक क्रिया एक लक्ष्य के लिए प्रेरित होती है। हम जो काम करेंगे इस योजना में वो हर एक क्रिया से एक लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा, हर स्तर पर ये हमारे को गाइड करती है कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, हर व्यक्ति का कार्य यहाँ पर बता दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोर्चाबंदी तैयार करना और फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, या फिर मोर्चाबंदी निर्धारण या मोर्चाबंदी की प्रक्रिया और प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी। तो जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, उन स्टेप्स को आगे पीछे नहीं किया जाता। पहला पॉइंट है उद्देश्यों की जानकारी, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक व्यक्ति को हमारी कंपनी के उद्देश्यों का पता होना चाहिए कि हम लक्ष्य क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा ये सभी काम करने का।
सेकंड पॉइंट है बाहरी वातावरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का वातावरण जो है पहले उसे भी ध्यान में रखा जाए, उसके अनुसार ही हमें काम करना होगा। बाहरी वातावरण का मतलब है राजनीतिक या पॉलिटिकल क्लाइमेट, आर्थिक वातावरण जिसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहेंगे, सामाजिक वातावरण जिसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहेंगे, वैधानिक स्थिति लीगल पोजीशन हम कहेंगे, ग्राहकों की स्थिति क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये कस्टमर्स की क्या पॉलिसी है, इंटरेस्ट क्या है, पूर्तिकर्ता सप्लायर जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं उनके बारे में भी हमने देखना है, और सामान्य जनता का भी ध्यान हमने रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, हमारी मांग में भारी कमी आ जाएगी। कंपटीशन बढ़ने का मतलब और दुकानें खुल गई तो कुछ ग्राहक उन दुकानों में चले गए तो हमारी वस्तु के ग्राहक कम हो गए और हमारी वस्तु की मांग में कमी हो गई। या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हमने जो वस्तुएं रखी थी अपनी दुकान में, जो वस्तुओं को हम बोलते हैं उत्पाद, वो वस्तुएं फैशन से बाहर हो गई, मतलब फैशन बदल गया, अब ये समस्या उत्पन्न हो गई। थर्ड पॉइंट हमारा आता है आंतरिक वातावरण का विश्लेषण करना। बाहरी वातावरण का तो हमने कर लिया, अब कंपनी के अंदर का विश्लेषण हम करेंगे, दैट इज़ नोन एज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी कंपनी की नीतियाँ सही हैं कि नहीं, हमारी संगठन का ढांचा मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, प्रबंध सूचना प्रणाली मतलब मैनेजर्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सही टाइम पर सही प्रकार से मिलती है कि नहीं मिलती, उत्पादन प्रणाली प्रोडक्शन का जो मेथड है टेक्निक है वो अच्छी है कि नहीं, उत्पादन करने की क्षमता प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कंपनी की कितनी है, कितनी मशीनें कितने वर्कर हैं, वो भी हमने ध्यान में रखना है। वित्तीय साधनों की उपलब्ध मात्रा, हमारे पास वो वित्तीय साधन मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज या पैसा कितनी मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास जिससे हम कोई कार्य कर सकते हैं, वो भी देखना है। प्रबंध की क्षमता हमने देखनी है कि मैनेजर की क्षमता कितनी है, कितना काम वो कर सकते हैं। उत्पादन की विधियाँ, उत्पादन प्रोडक्शन करने की टेक्निक्स क्या है हमारी कंपनी की, ये भी हमने ध्यान में रखना है। अगला स्टेप आता है संस्था की शक्तियों व सीमाओं का ज्ञान होना, नॉलेज अबाउट द फर्म स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी कमी है और ये हमारी मजबूती है, तो जो कमी है उससे हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे, उससे कैसे हम बचेंगे, और जो हमारी शक्तियाँ हैं अच्छाइयाँ हैं उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। पाँचों पॉइंट है विकल्पों का विकास करना और डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर हमारे को दिया गया, हम आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, कंपनी के अंदर और बाहर के वातावरण पर ध्यान देंगे और ढूंढेंगे कि समस्या का क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो या तो हम रेट को कम कर दें या फिर हम कोई गिफ्ट दे दें, तो हमारे को ये सारे विकल्प अलग अलग ढूंढने होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है विकल्पों का मूल्यांकन। जब अलग अलग अल्टरनेटिव विकल्प हमने ढूंढ लिए, अलग अलग विधियाँ तरीके हमने ढूंढ लिए, अब हर एक का हम मूल्यांकन या इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब उसके हमको क्या लाभ होंगे और क्या उससे हमारे को हानि होगी, इन सबको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सभी जो हमारे पास विकल्प हैं उनके गुण दोषों का मूल्यांकन हम करते हैं। अगला आ जाएगा विशेष मोर्चाबंदी का चयन, चूज़ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। अब हमने ये देखना है कि इतने सारे तरीके हैं और वर्तमान में अभी जो समस्या हमारे सामने आई है उस समस्या को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प और अल्टरनेटिव हमारे सामने कौन सा है। अगला पॉइंट आता है, टॉपिक हमारा आता है मोर्चाबंदी के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट आ गया प्रतिस्पर्धा में सफल होना, टू बी सक्सेसफुल इन कंपटीशन। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और उसमें हमने सफल होना है, सबसे मुकाबला करना है और अपनी बिक्री को बढ़ाना है। सेकंड है अन्य प्रतिद्वंदियों को मात देना, टू डिफीट अदर कॉम्पिटिटर्स। बाकी जो कंपनीज कंपटीशन में हमारे साथ में है उनको पीछे छोड़ना, मात देना मीन्स पीछे छोड़ना, डिफीट करना, और अपने आप बिक्री को या लाभ को आगे बढ़ाना या बिक्री को बढ़ाना। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय की जटिल परिस्थितियों से निपटना, जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, टू कोप विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अगला है सही मोर्चाबंदी निर्णय को निर्धारित करने वाले घटक, फैक्टर्स गवर्निंग द राइट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सही मोर्चाबंदी को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो पहली है आंतरिक संगतता जिसे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। मोर्चाबंदी जो है वो संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए, उसके अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया गया बाहरी संगतता जिसे कि एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी बोला जाता है, बाहर से, बाहरी वातावरण बाहरी तत्वों के अनुकूल हो, क्योंकि हमें बाहरी सामान बेचना है तो बाहरी वातावरण के अनुसार होनी चाहिए, इसके अनुसार स्वयं को हम बदल सकें। बाहरी वातावरण के अनुसार हमें स्वयं को बदलना होगा, तभी हम उसमें सही प्रकार से सर्वाइव कर पाएंगे।
थर्ड पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप, कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार होना चाहिए। हमारे पास कितनी मानव शक्ति है, मतलब सारे श्रमिक, वर्कर्स, मैनेजर वगैरह, कितना माल हमारे पास पड़ा है, रॉ मटेरियल हमारा हो सकता है, धन कितना हमारे पास है, मैन पावर, मनी वगैरह, ये सब कुछ हमने ध्यान में रखना है। चौथा है जोखिम की सहन करने की योग्य मात्रा, बियरेबल डिग्री ऑफ द रिस्क। मोर्चाबंदी बनाते समय हमारे को ये भी देखना है भविष्य में हम कितना जोखिम जो है हो हमें हो सकता है, हमें रिस्क कितना हो सकता है, और क्या हम इस रिस्क को सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, इसे भी ध्यान में रख के मोर्चाबंदी हमने बनानी है। पांचवा पॉइंट है सही समय, अप्रोप्रिएट टाइम। जैसे हम मोर्चाबंदी बना लेते हैं, कहने का मतलब हमने डिसाइड कर लिया हमें करेंगे, फिर हम परिस्थिति का इंतज़ार करते हैं उस कि वो सही समय जब आता है, अनुकूल परिस्थिति जब आएगी, फेवरेबल हमारी जो कंडीशंस होती हैं उसके आते ही हम तुरंत उस प्लान को लागू कर देते हैं, मोर्चाबंदी को लागू कर देते हैं। सिक्स पॉइंट है लागू किए जाने की पर्याप्त मात्रा, इनफ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारे को वो कार्य करना है उतनी मात्रा में सरलता से उसे लागू किया जा सके। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है नीतियाँ या फिर पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या होते हैं, तो पॉलिसी हमारी कंपनी की, ये समझें कि एक प्रकार के नियम होते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, परंतु ये बहुत कठोर नियम नहीं होते। हमने क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जो हम डिसाइड करते हैं उसे ही नीतियाँ या पॉलिसीज़ कहते हैं। ये सामान्य विवरण होते हैं, सामान्य स्टेटमेंट होती हैं, सहमतियाँ, अंडरस्टैंडिंग होती हैं। हम सभी मैनेजर से एक बात पे सहमत हुए कि हम ये कार्य मिल करके करेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग से हमारी हो गई। ये कोई निर्णय हो सकता है जो उच्च प्रबंधकों द्वारा लिया गया, जो हमारे को कोई कार्य करते समय हमको गाइड करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। ये निर्देश होते हैं जो उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को दिए जाते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये सीमा निर्धारक होते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि ये सीमा निर्धारक होते हैं, जैसे कि मैंने साथ में लिख के बताया है आपको। जैसे हमने सेल्समैनशिप पढ़ा है कि हमारा जो कोई आदमी है सामान को बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, हमने उनको एक सीमा बता दी कि भाई आप अगर आवश्यकता पड़े तो मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट दे सकते हो। यहाँ पर हमने बोला 10% तक दे सकते हो, तो ये एक सीमा हो गई, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो जब उसे लगता है कि यहाँ पर बिक्री थोड़ी है तो 1 या 2% देगा, जहाँ लगता है थोड़ी ज़्यादा है तो वो 5% दे देगा, जहाँ लगता है और ज़्यादा 7-8 दे देगा, जहाँ लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा सामान बिक जाएगा वहाँ 10% तक दे देगा। तो हमें सीमा बता दी जाती है। और ये नीतियाँ जो है वो तर्कपूर्ण होती हैं, बहुत सोच समझ के नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। नीतियों की विशेषताओं पर आते हैं। पहला है, ये नीति सरल है और स्पष्ट होनी चाहिए, शुड बी सिंपल एंड क्लियर, ताकि हर एक व्यक्ति, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को ये समझ में आ जाए, ग्राहकों को भी समझ में आ जाए। सेकंड है, ये रिटर्न में लिखित होनी चाहिए ताकि भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। अगर कोई ग्राहक बोलता है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, पहले मैं इतना लेता था, तो उसे हम रिटर्न लेटर दिखा सकें, देखो मालिकों ने ये रिटर्न में बोला है कि अब हम डिस्काउंट नहीं दे सकते या इतना ही दे सकते हैं, तो ये रिटर्न में हो तो इससे लाभ रहता है। थर्ड है, नीति निर्णय लेने की सीमा का निर्धारण करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्क्रिशन लिमिट्स। ये सीमाओं में रहते हुए निर्णय लेने को, जैसे हमने भी बताया कि 10% तक हम जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं, तो सीमा ये बताती है कि 10% सीमा है मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट है, ये निरंतर चलते रहने वाला निर्णय निर्देश, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार बोल दिया कि भाई डिस्काउंट है 10% तक देना है, इससे अधिक नहीं देना है, तो वर्कर को बार बार पूछने हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसको ज़्यादा दे दें क्या, ठीक है। तो उसको बता दिया गया कि 10% है, मीन्स है, आप इसके अंदर खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। तो ये लगातार चलता है, बार बार निर्णय लेने में इसको हम यूज़ करते हैं। नीतियाँ उद्देश्य नहीं होती, पॉलिसीज़ आर नॉट ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, परंतु अपने आप में ये उद्देश्य नहीं होती। नीतियाँ नियम भी नहीं होते हैं, पॉलिसीज़ आर नॉट रूल्स। रूल जो होते हैं, नियम जो होते हैं, वो भी नीतियों की तरह होते हैं, पर वो बहुत कठोर होते हैं। उनका पालन हर स्थिति में करना है, उसमें कोई डेविएशन, कोई विचलन, कोई चेंज नहीं होता, और उसके ना मानने पर बहुत कठोर दंड का प्रावधान भी होता है। सेवंथ पॉइंट है अनुकूल और कंसिस्टेंट। ये संस्था की परिस्थितियों और साधनों के अनुरूप होते हैं। हमारी कैसी परिस्थितियां हैं, हमारे पास कितने साधन हैं, उसको ध्यान में रख कर ही हम नीतियों को बनाते हैं। नीतियाँ जो होती हैं उद्देश्य पूरक होती हैं, कंप्रिहेंसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब उद्देश्य को प्राप्त करने में ये हमारी मदद करती हैं। तो नीतियों के प्रकार आ गए हमारे को दिए गए हैं कुछ। एक तो पहला दिया गया कार्यात्मक नीतियाँ, जिसको कि हम बोलते हैं फंक्शनल पॉलिसीज़। क्या हो सकती हैं, जैसे उत्पादन के बारे में हमारी नीतियाँ हो सकती हैं, प्रोडक्शन के बारे में कि भाई सामग्री जो है उसकी क्रय करने की नीति,
जब हम उत्पादन करेंगे तो कच्चा माल खरीदना है ना, तो उसके लिए आ जाएगी सामग्री को क्रय करने की नीति। मटेरियल परचेज पॉलिसी हमारी क्या है, मूल्य सूची नीति। प्रोडक्ट लिस्ट पॉलिसी, भाई हमारा रेट जो है वस्तुओं के क्या क्या है। गुणवत्ता नीति, क्वालिटी पॉलिसी, भाई इस क्वालिटी की वस्तु हम बनाएंगे, इससे घटिया क्वालिटी हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। सेकंड हमारा हो सकता है फाइनेंस के बारे में हमारी पॉलिसी, जिसको बोलते हैं वित्त, मतलब पैसा, ठीक है। तो उधार के बारे में हमारी नीति हो सकती है, क्रेडिट के बारे में कितना उधार देना है, कितना लेना है। विक्रय नीति, सेल्स पॉलिसी, कब बेचना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना। लाभांश की नीति हो सकती है। डिविडेंड पॉलिसी, मालिकों में जो लाभ बांटा जाता है तो कितना लाभ बांटेंगे, कितना नहीं बांटेंगे। कार्यशील पूंजी नीति, वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी हो सकती है, कितना पैसा अपने पास रखना है, इतना पैसा लोगों का देना है। कर्मचारी एम्प्लॉयज़ के बारे में नीति हो सकती है, कर्मचारी भर्ती के बारे में, वर्कर्स की एम्प्लॉय करने के बारे में, कैसे हम उनको भर्ती करते हैं, कितने, जैसे हमने बोल दिया कि भाई हम वही कर्मचारी रखते हैं जिसको कम से कम 20 साल का अनुभव हो, ठीक है। या फिर ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, तो जो वर्कर हमारे पास आएगा भाई उसको कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्रमोशन के बारे में हमारी नीति हो सकती है, जिसको 20 साल हो जाते हैं कंपनी में कार्य करते हुए उसी को प्रमोशन मिलती है, पदोन्नति। उसके बाद में अगला हमारा हो सकता है वितरण या मार्केटिंग के बारे में हमारी नीति। उत्पाद नीति हो सकती है कि इस प्रकार की वस्तुएं हम बेचेंगे। वितरण नीति, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है, भाई हम अपनी दुकानें खोल के बेचते हैं, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी के द्वारा नहीं बेचते हैं। ग्राहक सेवा नीति, जिसको हम कस्टमर सर्विस पॉलिसी बोलते हैं, कि भाई ग्राहकों को हम 5 साल तक फ्री रिपेयर की सेवा देते हैं, गारंटी देते हैं। अगला दिया गया आंतरिक नीतियाँ, इंटरनल पॉलिसीज़ हमारी होती हैं, जो कि अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए बनाई जाती हैं, कंपनी के अंदर ही काम करती हैं, तो इनको हमने इंटरनल और आंतरिक नीतियाँ बोल दिया। इसमें आ जाती हैं आधारी नीतियाँ, जिसको हम बेसिक पॉलिसीज़ बोलते हैं। आधारी मतलब आधारभूत, बेसिक। उच्च अधिकारियों द्वारा ये बनाई जाती हैं और ये पूरी कंपनी में, पूरी संस्था में इनको लागू किया जाता है। सामान्य नीति, जिसे कि जनरल पॉलिसी कहा जाता है, ये किसी एक विभाग या डिपार्टमेंट की समस्या को हल करने के लिए उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाता है। दीज आर फ्रेम्ड बाय द मिडल लेवल मैनेजर्स। अगला हो सकती है हमारी विभागीय नीति, डिपार्टमेंटल पॉलिसी, ये विभाग की समस्या को हल करने के लिए होती हैं। उसके बाद में अगले हमारी आ सकती है बाह्य नीतियाँ, जिसको हम एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बोलते हैं, जो सरकार या मजदूर संघ की या व्यापार संघ के दबाव में आकर हमारे को बनानी पड़ती हैं, या उनकी प्रार्थनाओं को निपटाने के लिए बनाई जाती हैं। बाहरी नीति मतलब बाहर वाले व्यक्ति, सरकार की, वर्कर लेबर यूनियंस की हो सकती हैं, या फिर व्यापार संघ हमारा हो सकता है, उनकी जो कुछ दबाव हमारे ऊपर पड़ता है, कुछ प्रार्थनाएं वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम नीति बनाते हैं। चौथा हमारी है जिसे हम प्रार्थित नीतियाँ या फिर याचित नीतियाँ या बिल्ड पॉलिसीज़ बोलते हैं। कर्मचारियों ने प्रार्थना की है, अधिकारियों, कई बार क्या होता है कि कर्मचारी कुछ प्रार्थना करते हैं और अधिकारी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे होते, या अधिकारी के निर्णय में मतभेद होता है, तब इस प्रकार की पॉलिसीज़ जो हैं वो बना दी जाती हैं।